जो माइनर बच्चे होते हैं उनके ऊपर अगर कोई केस लग जाता है वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में जाता है। हाँ। तो क्या उनकी कार्रवाई हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो नॉर्मल कोर्ट होती हैं उन जैसी होती है, उसमें कुछ अलग होता है? यहाँ पे जो जुवेनाइल्स आते हैं उनको एज अ विक्टिम ट्रीट किया जाता है, विक्टिम ऑफ द सोसाइटी। ये जो जुवेनाइल में जो बच्चे आते हैं किसी भी केस में फंस जाते हैं, ये क्यों फंसते हैं? तो इसको मैं कहूँगी जो हमारी पेरेंटिंग होती है ना, इसको हम कह देंगे, या फिर एक्स्ट्रा हमारा जो लाड प्यार होता है, कई बार वो भी नुकसान कर जाता है। उससे जब पूछा गया कि बेटा तूने क्यों फायरिंग की, तो दिल्ली की एक बहुत बड़ी गैंग है, ठीक है, तो उसने बोला कि मुझे उस गैंग में शामिल होना था। तो क्या उसका केस वहीं चलेगा या आगे रेफर कर दिया जाता है? तो उसको हम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 एडल्ट मान के जो उसका जो केस है एडल्ट कोर्ट में चलेगा। जो जुवेनाइल है उसको कुछ टाइम के लिए सुधार घर है, जिसको हम ऑब्जर्वेशन होम कहते हैं, जी, रखने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे उसको ऑब्जर्वेशन होम में भेजा जाता है। क्या कोई बच्चा इसमें वाकई में सुधरता है या नहीं सुधरता है? हमने अक्सर देखा है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर के लॉयर बने, हमारा बच्चा बड़ा होकर के डॉक्टर बने, कोई चाहता है टीचर बने, कोई आईएएस ऑफिसर चाहता है, कोई यूपीएससी क्रैक करवाना चाहता है, कोई किसी फील्ड में चाहता है। पर क्या कभी कोई पेरेंट ये चाहता है कि हमारा बच्चा एक क्रिमिनल बने? नहीं ना? तो आज का एपिसोड इसीलिए खास है कि जो बच्चे क्राइम की दुनिया में पैर रख देते हैं, जैसे कि आप अभी अभी रिसेंटली आपने केस भी देखा होगा जो आजकल बहुत वायरल हो रहा है। उस केस में बच्चों ने क्या किया, अपने ही प्रिंसिपल को मार दिया। क्या उनके पेरेंट ने इसलिए स्कूल भेजा था? नहीं। तो ये बहुत बड़ा और बहुत गहनता वाला मुद्दा है, जिसमें आप देखोगे कि बच्चे क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से बच्चे क्राइम की दुनिया में पैर रख देते हैं। क्या सभी बच्चे क्राइम की दुनिया में पैर रखना चाहते हैं या मजबूरन फंस जाते हैं? तो इन सब के बारे में, और उनके साथ जब वो पैर रख तो देते हैं पर पैर रखने के बाद उस क्राइम की दुनिया से वो कैसे निकल पाते हैं, और क्या वो निकल पाते हैं या नहीं भी निकल पाते हैं। उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स का क्या होता है, उनके पेरेंट्स उनके लिए कितना लड़ते हैं, ये बहुत बड़ा एक रहस्य है, बहुत बड़ी चीज़ें हैं। क्योंकि जिनके पेरेंट्स और जिनके बच्चे इन क्राइम की दुनिया में पैर रख चुके हैं, फंस जाते हैं, उन लोगों को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि दुनिया कैसे बर्बाद हो जाती है। चलिए आज इन्हीं मुद्दों पे गहराई से बात करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ मीनाक्षी मैम जुड़ी हैं। क्या है उनका वर्क एक्सपीरियंस, कैसे काम करती हैं, कैसे वो इन बच्चों को उन दर्द भरी चीज़ों से निकालती हैं, कैसे वो उन केसेस को टैकल करती हैं। तो आइए देरी ना करते हुए मिलिए हमारी आज की मेहमान मीनाक्षी मैम से। कैसे हो मैम? मैं ठीक हूँ ज्योति जी। सबसे पहले धन्यवाद अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए, और आज मुझे फिर से मौका मिला है कि मैं लोगों को लीगली अवेयर कर पाऊँ। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका चैनल पे आने के लिए। हम खुद भी शुक्रगुजार हैं कि आपने वक्त निकाला अपने बिजी शेड्यूल से और आप यहाँ पे आए ताकि हम इन गहरे मुद्दों पे बात कर पाएँ। तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा हमारे व्यूवर्स को अपने वर्क एक्सपीरियंस, अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में ज़रा बताइए। बात करें अगर एजुकेशन की, तो मैंने अपनी जो लॉ की पढ़ाई है वो DU दिल्ली यूनिवर्सिटी CLC से की, एंड उसके बाद फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपनी प्रैक्टिस शुरू की। और जब मैंने अपनी शुरुआत की तो मुझे NGO से ऑफ़र आया एक, वो ये चाहते थे कि मैं लोगों को लीगली अवेयर करूं, और वो NGO भी क्या थी, उस टाइम पे शीला दीक्षित जी ने एक प्रोग्राम चला रखा था GRC, जेंडर रिसोर्स सेंटर, जिसका एक पर्पज़, जिसमें एक लीगल मुद्दा भी था। उसमें ये था कि लोगों जो हमारे जनरल जो पीपल होते हैं उनको उनके लीगल राइट्स क्या हैं वो पता नहीं होता है, तो बेसिकली उनको इस चीज़ के बारे में अवेयर करना था। तो थैंक गॉड मुझे उस टाइम मौका मिला लोगों से जुड़ने का, बात करने का, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जैसे मेरी जर्नी चल रही थी, उसके बाद मुझे DCW के साथ काम करने का मौका मिला। DCW में मैं एज अ RCC लॉयर थी, और रेप क्राइसिस सेल में जो रेप विक्टिम होते हैं उनके साथ। फिर उसके बाद मुझे JJB में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जिसको बोलते हैं, जिसमें जो हमारे 18 साल से
कम उम्र के बच्चे होते हैं, वो होते हैं, उनके लिए मुझे काम करने का मौका मिला। तो मैम अभी अभी आपने 2-3 वर्ड बोले, आरसीबी और जेजेबी, तो आप थोड़ा इनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, इन दोनों चीज़ों को आप क्लेरिफाई कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। जैसे मैंने बोला DCW, तो DCW होता है अपना दिल्ली कमीशन ऑफ वीमेन, दिल्ली महिला आयोग, ठीक है। तो इनका एक था, मैं उसमें थी RCC लॉ, रेप क्राइसिस सेल। उसमें क्या था कि जो रेप विक्टिम थे, ठीक है, या फिर हम कह लें कि जैसे जिनको सेक्सुअली अब्यूज, सेक्सुअली असोल्ट किया जाता, वो विक्टिम थी, उनके लिए एक अलग से कोर्ट बनती है। उनके लिए मुझे काम करने का मौका मिला, और उसमें भी मुझे क्या मिला, मुझे पोक्सो कोर्ट मिली। पोक्सो जिसको हम कहते हैं कि बच्चों की कोर्ट, जो 18 साल से कम उम्र के होते हैं और उनके अगेंस्ट कुछ क्राइम हो जाता है, जो विक्टिम होते हैं, ठीक है, उनके लिए मुझे काम करने का मौका मिला। और उसके बाद फिर मुझे JJB जैसे होता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जो हमारे 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, अगर वो किसी क्राइम में आ जाते हैं, किसी उनका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है किसी केस में, तो जो उनके केसेस होते हैं वो चलते हैं हमारे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। और जो इसका जो पूरा प्रोसीजर होता है वो चलता है JJ एक्ट, मतलब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, उसके अकॉर्डिंग इनका जो पूरा प्रोसीजर चलता है। तो मीनाक्षी मैम अभी आपने वर्ड यूज़ किया जुवेनाइल, तो ये जुवेनाइल वर्ड के बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जुवेनाइल के लिए थोड़े लोगों को अच्छे से पता चले कि जुवेनाइल वर्ड क्या है। तो थोड़ा जुवेनाइल के बारे में आप हमें बताएं। देखिए ज्योति जी, जैसे बच्चे होते हैं, ठीक है, हम उनको कहते हैं चाइल्ड या चिल्ड्रन या माइनर, बट जो हमारी एक जुवेनाइल जो स्पेसिफिक जो वर्ड है वो उनके लिए यूज़ किया गया है जो बच्चे क्राइम में फंस जाते हैं या किसी क्राइम में या किसी केस में उनका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं जुवेनाइल या फिर CCL, चाइल्ड कन्फ्लिक्टेड विद लॉ। ओके, उनके लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं हम। ओके मैम, जो अभी आपने जैसे हमें इन्फॉर्मेशन दी कि जो माइनर बच्चे होते हैं उनके ऊपर अगर कोई केस लग जाता है वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में जाता है, हाँ, तो क्या उनकी कार्रवाई हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो नॉर्मल कोर्ट होती हैं उन जैसी होती है, उसमें कुछ अलग होता है? हाँ जी, देखिए मैंने जैसे बताया कि इस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का पर्पज़ ही ये है कि जो जुवेनाइल होते हैं, ठीक, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे किसी केस में आ जाते हैं, उनके लिए ये बनाया गया है ताकि जो बच्चे हैं उनको एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ना भेज के जो उनका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का प्रोसीजर होता है वो फॉलो यहाँ पे नहीं किया जाता है। जो प्रोसीजर है वो JJ एक्ट के अकॉर्डिंग इनका फॉलो किया जाता है। पर इसका मेन पर्पस क्या बनाने का, क्योंकि क्राइम तो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी सॉल्व हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी सॉल्व हो रहे हैं, तो ये स्पेशली हमारी बनाएंगी, तो इसके मेन पीछे पर्पस क्या है इसको बनाने का? देखिए यहाँ पे आपने ये बहुत अच्छी बात की कि पर्पस क्या है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ बनाते हैं या कोई भी नया कानून आता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ पर्पस होता है। तो यहाँ पे क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि हमें JJB बोर्ड बनाना पड़ गया। तो देखिए सबसे पहले फ़र्क आपको यहीं पे नज़र आ जाएगा, जो एडल्ट के केस होते हैं ना वो कोर्ट में चलते हैं, ठीक है, और जो जुवेनाइल के केस हैं, जैसे मैंने नाम से ही बोला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, तो कोर्ट वहाँ पे कोई कोर्ट नहीं होती, वो बोर्ड होती है। तो वो एक बोर्ड बनाने का पर्पस इनका ये था कि जो वेलफेयर ऑफ द जुवेनाइल, कि उनके वेलफेयर के लिए काम करना। जैसे आपको पता है कि बच्चे जो होते हैं वो एक गीली मिट्टी की तरह होते हैं, ठीक है, तो अगर वो उस गीली मिट्टी को हम अच्छे से संवारेंगे तो वो अच्छे से हमें जो हम चाहते हैं वैसे बनेंगे। बट अगर वो गीली मिट्टी अगर कहीं से बिगड़ गई, ठीक, और उसको हमने ठीक नहीं किया तो वो वैसे ही फिर बिगड़ते हुए वो ढांचा, उसको प्रॉपर ढांचा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो वही एक्ट, जैसे ये जो एक्ट है जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और JJ बोर्ड, वो यही काम करता है कि अगर कोई गीली मिट्टी बिगड़ गई उसको सुधारने का, कि जैसे अगर कोई बच्चा आ गया है, किसी क्राइम में आ गया है तो वो उसको यहाँ पे सुधारता है, ठीक है। यहाँ पे जो जुवेनाइल्स आते हैं उनको एज अ विक्टिम ट्रीट किया जाता है, विक्टिम ऑफ द सोसाइटी,
कि वो खुद एक विक्टिम है, क्योंकि बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता कि क्या ठीक होता क्या गलत होता है। तो उनको जो जैसा सजेशन देगा, जैसा पढ़ाएगा, जैसा बताएगा, या फिर कहते हैं ना कि बच्चों को जैसा जैसा देखेंगे, जैसा उनको इन्वायरमेंट मिलेगा, वो उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे। तो बच्चे तो उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, बट अब उनको अगर हम उनके लिए हार्शली पेश आएंगे, उनका केस किसी प्रॉपर कोर्ट में चलेगा, तो वहाँ पे तो एडल्ट के चलते हैं, बच्चे तो फिर और भी बिगड़ेंगे सुधरने के बजाय। वो कहते हैं ना, जब हमारे, जैसे आपने भी देखा, हमारे बच्चे होते हैं तो हम उनको पहले प्यार से समझाते हैं, उनको बताते हैं कि अगर बेटा ये काम गलत करोगे तो आपको ये नुकसान होगा। ये तो नहीं होता कि हम उनको सीधा पनिशमेंट देते, सीधा मार देते हैं, ठीक, तो हम उनको समझाते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे भी पर्पज़ ये है कि बच्चों को सुधारना, उनको समझाना कि ये चीज़ ऐसा आपने की है गलत है और आप इस चीज़ को ऐसे सुधार सकते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि जुवेनाइल जो बोर्ड है हमारी, उसमें आपने बताया कि वेलफेयर तरीके से काम किया जाता है, तो ये वेलफेयर की क्या टर्म्स है, इसको किस तरीके से किया जा सकता है, या फिर इसमें किस तरीके का काम होता है? जैसे बताया कि ये वेलफेयर के, जुवेनाइल के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। देखिए, जैसे कोई भी बच्चा अगर किसी क्राइम में आता है, ठीक, तो उसको क्या करते हैं, सबसे पहले बोर्ड में हम पेश करते हैं, ठीक। बोर्ड में पेश करने के बाद वहाँ पे जुवेनाइल की काउंसलिंग होती है, ठीक है। तो देखिए, स्टेप यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं कि उससे प्यार से पूछा जाता है, उससे काउंसलिंग पूछी जाती है कि क्या हुआ था आपका, यहाँ पे आप क्यों आए। उससे ये नहीं पूछा जाता कि आपके ऊपर ये केस क्यों लगा है, आपने ऐसा क्या गलत काम कर दिया था। उससे ये पूछा था कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं, मतलब ऐसे क्या ज़रूरत पड़ी कि जो आपको यहाँ पे आना पड़ा। उसकी फैमिली के बारे में डिस्कस किया जाता है। फिर आफ्टर दैट जो बच्चों को अगर लगता है कि किसी जुवेनाइल को छोड़ देना चाहिए यहीं से, तो उनको पेरेंट्स के साथ भेज देते हैं, तभी एक अंडरटेकिंग पे दे के। और कई बार ये लगता है कि पेरेंट्स मिलते नहीं हैं, ठीक, या फिर लगता है कि नहीं ये ज़्यादा थोड़ा सीरियस ऑफेंस है या हीनियस ऑफेंस है, और जो जुवेनाइल है उसको कुछ टाइम के लिए सुधार घर है, जिसको हम ऑब्जर्वेशन होम कहते हैं, जी। रखने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे उसको ऑब्जर्वेशन होम में भेजा जाता है। तो ऑब्जर्वेशन जो होम होता है, जैसे हमारे पास जब पेरेंट्स आते हैं तो वो डरते हैं कि मेरा बच्चा जेल में जा रहा है, तो हम उनको यही समझाते हैं कि जेल में नहीं जा रहा, आप ये लगाइए कि आपका बच्चा हॉस्टल में जा रहा है। यहाँ पे आपके बच्चे को जेल में नहीं, जैसे आपको लगता है ना कि जैसे हॉस्टल में जा रहा है, वहाँ पे आपको खाना पीना, अगर पढ़ना चाहता हो तो पढ़ने के लिए पढ़ाया जाएगा आपके बच्चे को, ये चीज़ें होती हैं। वहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाती है, प्रॉपर क्लासेस लगती हैं, जो कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। आर्ट की क्लासेस होती हैं, लाइब्रेरी बनाई गई है, गेम्स खिलाए जाते हैं, जो बच्चे का मन करे कि मुझे ये एक्टिविटी करनी है। तो वेलफेयर के लिए ये सारे स्टेप होते हैं। और कई बार जैसे बच्चा होता है कि केस ख़त्म हो गया या फिर बेल आउट हुआ है या फिर अंडरटेकिंग पे गया, बट वो कहता कि मुझे ये कोर्स करना है, ठीक, और या फिर मैं ओपन से पढ़ाई करना चाहता हूँ, तो उसके हम एडमिशन में हेल्प करते हैं। और अगर किसी कोर्स में नाम लिखवाना चाहता है तो उसका कोर्स में नाम भी एनरोल जो कराते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। तो ये सारी कार्रवाई मतलब कि वेलफेयर एसोसिएशन के हिसाब से चलती है कि उनका जितना भी मतलब कि जुवेनाइल में आने के बाद उनको जो प्रोटेक्शन की अवेयरनेस की जो काउंसलिंग के माध्यम से आप लोग करते हो, पर उसके बाद जो उन्हें नीड होती है ताकि इनकी ग्रोथ हो पाए, वो वेलफेयर में हम काम करते हैं। बेसिकली उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के, उनकी पढ़ाई को लेकर के, उनकी हेल्थ को लेकर के, वो हमारे वेलफेयर का पर्पस है। हाँ जी जी कि बेसिकली ये है कि बच्चा दोबारा से यहाँ पे ना आए, और अगर इन्वॉल्व हुआ है तो क्यों हुआ है, ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस थे, उन चीज़ों को जानना और उनकी काउंसलिंग करना, उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करना। जिस कई बार पेरेंट्स को भी समझाने की ज़रूरत होती है कि बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए, या बच्चा अगर इस केस में आया है तो क्यों आया है। तो मैम अभी तक का कोई ऐसा केस जो कि मतलब आपके माइंड से निकला ना हो, कोई ऐसा बच्चा या जुवेनाइल जो जिसको हम बेसिकली जुवेनाइल बोलते हैं, माइनर बच्चा जो बोलते हैं, जिसमें आपको लगा हो, जिसने आपको सोने ना दिया हो, मतलब कि आपको लगा हो कि बच्चा तो ये कर ही नहीं सकता है, बच्चा ये कैसे कर सकता है स्टेप, क्योंकि आपका वर्क एक्सपीरियंस बताता है कि आपने रेप जो विक्टिम्स हैं उनको भी संभाला है, तो
क्या कोई ऐसी लड़की आई हो जिसके साथ रेप हुआ हो, जो माइनर हो, या फिर कोई ऐसा केस जो लड़का है बट फिर भी उसके साथ इस तरीके का डोमेस्टिक हुआ हो, तो वो हमें शेयर कीजिए और वो बताइए कि ऐसे केस में फंसने के बाद जो माता पिता अनअवेयर होते हैं, उन्हें जुवेनाइल की टर्म्स का नहीं पता होता है, तो उनके लिए आप किस तरीके से मदद कर सकती हैं? हाँ, देखिए यहाँ पे आपने दोनों ही चीज़ें इंक्लूड कर दी। और मुझे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जैसे मैं आरसीसी लॉयर भी रही हूँ, वहाँ पे मैंने रेप क्राइसिस सेल में, जी, और वहाँ हाँ। पे भी मुझे क्या मिली थी, पॉक्सो कोड, बच्चों की कोड। तभी मैंने पूछा कि रेप केसेस आपने हाँ। टैकल किए, कुछ ऐसी बच्चियां आपने संभाली होंगी, या ऐसा कोई बच्चा भी जिसके साथ फिजिकली अब्यूज हुआ हो? हाँ, तो सबसे पहले मैं यही बता रही, एज अ जो विक्टिम आए थे मेरे पास रेप, इसमें मैं थोड़ा सा और भी थोड़ा बताना चाहूँगी कि जब मैंने पॉक्सो की कोड मुझे मिली, तो जो मुझे फर्स्ट केस मिला उसमें क्या था, एक लड़का था 8 साल का, और लड़के के साथ जिसने किया था वो उसका पड़ोसी था, और पापा का दोस्त भी। तो भाई बच्चों को तो पता है कि भाई पापा के साथ बैठता है, बातचीत करता है, या मेरा अंकल है, ठीक है, तो फेथ तो होता ही है। तो वो उस बच्चे को ले गया कि चल बेटा तुझे दुकान पे लेके चलता हूँ, और वो लेके गया वहाँ पे, वो जंगलों में लेके गया, और उसने उस बच्चे के साथ गलत काम किया। चलो ठीक है, कोई गलत काम कर देता तो यहीं पे रुक जाता है, बट उसने क्या किया कि कहीं इस बच्चे की आइडेंटिटी ना किसी को पता चले, तो पत्थर उठा के उस बच्चे को डिफेस कर दिया। मतलब इतना उसको मारा पत्थर से कि उसका चेहरा पहचान में ना आए। तो मैं ये केस पढ़ रही थी, एंड मैं, जैसा आपको पता है कि खुद 2 बच्चों की माँ हूँ, एंड उस टाइम क्या हुआ, मेरे अभी भी गूज़बम्प आ गए। मैं ये केस पढ़ रही थी और मैं रो रही थी, ठीक है, कि ये होता है ना कि हमारे मन में बीइंग अ मदर भी ये आता है कि यार ये ऐसा इस बच्चे के साथ हो, उसकी माँ को कैसा लग रहा होगा, क्योंकि हम माँ हैं तो हमारे माइंड में यही आता है कि यार उसकी माँ को कैसा लग रहा होगा, और कैसे, मतलब कोई इतना निर्दयी हो सकता है कि एक बच्चे तो देखते ही मासूम इतने होते हैं कि आप उसके अगेंस्ट कैसे ऐसे कर सकते हैं। तो ये इस केस में मुझे बहुत मतलब सोचने पे मजबूर कर दिया था। देन उसके 2 दिन बाद मेरे पास एक केस आया, और वो केस तो बहुत, मतलब सोशल मीडिया पे भी बहुत आया था कि एक 8 महीने की बच्ची थी, और उसके साथ जो गलत किया उसके खुद के चाचा ने किया था, एंड जब वो रेप अटेम्प्ट कर रहा था, उससे हो नहीं रहा था, देन उसने क्या किया, वो होली का दिन था और उसने भांग पी रखी थी, एंड उसने क्या किया, अपने नेल से उसके वेजाइना को ऐसे चीर दिया Oh my God. अटेम्प्ट करने के लिए। एंड वहीं पे नहीं रुका, उसने किया भी वो चीज़, 8 महीने की बच्ची। तो जब मैंने स्टार्टिंग में पॉक्सो को ज्वाइन की, तो मुझे खुद से ही, मतलब स्टार्टिंग में तो मेरा बहुत सा टाइम ऐसे ही रोने में ही चला जाता था, क्योंकि मेरे भी बच्चे छोटे थे, तो आपको लगता होता है कि क्या हो रहा है, बच्चे कहीं पे भी सेफ नहीं है, इवन देन आपके घर में भी सेफ नहीं है। और उस लड़की के साथ इतने गलत हुआ था ना कि उसको स्टिचेस आए थे काफ़ी सारे, मतलब बच्ची बच गई? बच्ची बच गई, बट उसके ऑपरेशन हुए उस टाइम पे काफ़ी सारे, और डॉक्टर ने भी ये बोल दिया था कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ लीड नहीं कर पाएगी, ठीक है, चांसेस बहुत कम है। तो आप खुद देखिए, अभी तो वो बच्ची थी, 8 महीने की थी, बट जैसे जैसे बड़ी होगी तो वो पूछेगी कि मुझे ये स्टिचेस किस चीज़ के हैं, या ऐसी क्या बात हुई, क्योंकि जब आगे उसको अपनी प्रॉब्लम का पता चलेगा तो ऐसा क्या हुआ था, जब उसको पता चलेगा कि खुद के चाचा, सगे चाचा ने उसके साथ किया, तो आप खुद देखिए कि मतलब हम कहाँ पे क्या विश्वास कर सकते हैं। तो ये चीज़ें रूटीन में चलती रहती आती हैं। अब मैम जैसे आपने बताया कि जो गुनहगार था, जिसने उसकी वजीना को नाखून से चीर दिया और सिर्फ अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए,
ऐसे केसेस को आप दिन रात टैकल करती हैं, तो जो उनके पेरेंट्स हैं, अब वो जो करने वाला है वो तो जुवेनाइल में नहीं आएगा, वो तो अडल्ट केस अडल्ट में में आ गया, जाएगा, हाँ जी। बट वो जो बच्ची है वो जुवेनाइल में आएगी। नहीं जैसे मान लो, मैं मतलब अपने तरीके से क्लियर करना चाहती हूँ हाँ कि जो विक्टिम है वो 18 मंथ की बेबी है, 8 उसको मंथ की, हाँ हाँ जी 8 मंथ की, सॉरी 18 बोल रही हूँ मैं, 8 मंथ की, हाँ जी 8 महीने की बच्ची है, हाँ तो वो अडल्ट में नहीं आएगी। उस जिसके लिए केस डाला गया है वो आपका अडल्ट में आएगा। तो जो ऐसे पेरेंट्स हैं इनका केस किधर लगेगा, जुवेनाइल में लगेगा या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाँ। में जाएगा? अब जैसे देखिए, अगर किसी बच्चे ने क्राइम किया है, ठीक है, जैसे मैंने किसी का, जैसे कोई 18 साल से कम उम्र का लड़का है या लड़की है, उसने चोरी कर ली, रेप कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, मतलब उसने किया है खुद से, तो वो जाएंगे जुवेनाइल, उनको कहते हैं जुवेनाइल, उनको Okay. एक्यूज्ड नहीं कहा जाता, उनको कहते हैं जुवेनाइल, उनके चलते जुवेनाइल बोर्ड में। और जो 18 साल से कम है, विक्टिम है, उनके खिलाफ हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 8 महीने की बच्ची के साथ रेप हाँ कर दिया, हुआ है, हाँ ठीक है, तो उनके केसेस जाते हैं पॉक्सो कोर्ट में, ओके। ठीक है, तो उनके लिए स्पेशली पॉक्सो कोर्ट बनी है और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती है। अब मैम ये थोड़ा सा पॉक्सो के बारे में आप क्लियर कीजिए, क्योंकि मैं 2-3 बार ये वर्ड सुन चुकी हूँ पॉक्सो, और थोड़ा बहुत तो खैर मैं जानती हूँ उस बारे में, पर मैं चाहूँगी कि आप बीइंग अ एडवोकेट इसको क्लियर कीजिए कि पॉक्सो क्या होता है और क्या इसकी धाराएं होती है, कौन इसको लगा सकता है? देखिए, पॉक्सो जो होता है उसकी तो फुल फॉर्म ये होती है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। जैसे किसी बच्चे के अगेंस्ट में कुछ क्राइम हो जाता है, कुछ बेसिकली रेप वगैरह, तो ये उनके लिए बनाई गई है, और उनका बनाने का पर्पज़ यही था, धाराएं वही लगेगी जो लगती हैं, जो नॉर्मल पर्सन पे भी लगेगी, बस ये है कि उनकी जो प्रोसीडिंग है वो अलग कोर्ट में चलेगी। इनका पर्पज़ ये था कि उनको रिलीफ जल्दी मिले, इनको एज अ फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाया जाता है और उनको रिलीफ जल्दी मिले, और इनकी जो प्रोसीडिंग होती है वो कैमरा प्रोसीडिंग होती है, जैसे एक बंद कमरे में। ये क्योंकि ये मैटर इतने सीरियस होते हैं ना कि सेंसिटिव, हाँ सेंसिटिव है, कि एक तो वो वैसे विक्टिम, फिर सोसाइटी में वो अपनी बात कैसे कहेगी, और फिर उसको रिलीफ, अगर रिलीफ उसमें मिला 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो उस रिलीफ का कोई पर्पज़ ही नहीं रह जाता जी। तो पॉक्सो कोर्ट की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि उनको रिलीफ जल्दी मिले, और उनके जो मैटर हैं वो काफ़ी जो कैमरा प्रोसीडिंग के अंदर हो, किसी को पता ना चले, और वो बिना किसी डर के अपनी बातें रख सके। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट वे में हम कह सकते हैं कि मैम जहाँ पे हमारा केस 10 दिन में सोल्व हो रहा है, ये 2 दिन के अंदर हो जाएगा। तो फास्ट जो है प्रोसेस हम इसका बोल सकते हैं कि फास्ट प्रोसेस से हम पॉक्सो पे काम करते हैं, हमारी सरकार पॉक्सो पे काम करती है बिकॉज ऑफ सेंसिटिवनेस। हाँ जी, ठीक है मीनाक्षी मैम, अभी आपने पॉक्सो के बारे में हमें डिटेल दी। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो जुवेनाइल में जो बच्चे आते हैं, किसी भी केस में फंस जाते हैं, ये क्यों फंसते हैं? देखिए, जब भी कोई बच्चा, जब कोई किसी केस में उसका नाम इन्वॉल्व हो जाता है, तो कई बार तो ये होता है कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि उसका केस में नाम इन्वॉल्व हो गया। जैसे मेरे पास एक केस आया था, मर्डर केस था। उसमें क्या हुआ, एक लड़का था 16 साल का, उसके फादर थे नहीं, और उसकी एक छोटी बहन थी, छोटी बहन का बॉयफ्रेंड था, और लड़की गई मिलने अपने बॉयफ्रेंड से, और उस टाइम जो उनका कुछ प्राइवेट जो मोमेंट होते हैं, उस लड़के ने उसका बना लिया MMS, जो लड़की का बॉयफ्रेंड था। हाँ, तो उसने क्या किया, उस लड़के ने MMS बना के उसके भाई को ही भेज दिया, जो यहाँ पे जुवेनाइल है, उसको ही भेज दिया, और उसकी बहन को, उसके भाई को बोला कि मैं ये अपना सबको, ये जो वीडियो क्लिप है वो सबको दिखाऊंगा, मीडिया में डालूंगा ये। तो लड़के ने उसको बुलाया था बात करने के लिए, क्योंकि फादर था नहीं, और लड़के ने मम्मी को बताया नहीं कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। उसने सोचा कि मैं बड़ा भाई हूँ और मैं चला जाता हूँ। वो वहाँ पे गया, और उसको गया तो समझा, अपने एक और फ्रेंड को ले लिया, जो वो दूसरा फ्रेंड भी उसका बच्चा ही था, ये नहीं कि वो कोई एडल्ट था, उसको भी ले लिया।
और उसने क्या किया, डराने धमका दिखाने के लिए चाकू भी अपने पास रख लिया। तो उस टाइम बहस हुई और जो वो था लड़का, उसने उसको चाकू से मार दिया। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि बच्चे को इस केस में आना पड़ा। कई बार ये होता कि हम जैसे अपने बच्चों को लाड प्यार बहुत करते हैं, बच्चों ने कुछ डिमांड की तो हमने उनको वो चीज़ ला के दे दी कि हाँ आज ये चाहिए, आज ये चाहिए। तो इसको मैं कहूँगी जो हमारी पेरेंटिंग होती है ना, इसको हम कह देंगे, या फिर एक्स्ट्रा हमारा जो लाड प्यार होता है, कई बार वो भी नुकसान कर जाता है। मतलब हम उनके हर एक शौक पूरे करते हैं, तो वो शौक पूरे करते करते हमें पता ही नहीं चलता उनके शौक कब गुनाहों में बदल गए। जैसे पुणे का एक केस आया था, पोस्चे केस वाला, वो ड्रंक एंड ड्राइव वाला। जी जी उसमें जी, वो मैंने भी देखा था। हाँ वो शायद वो 2 बच्चे थे, हाँ वो ड्रिंक करके चला रहे थे, बल्कि उसमें ये बताया गया था कि जिसको स्कूटी से उड़ाया गया, जिस बच्चे ने स्कूटी से उड़ाया, उस बच्चे ने, जो ड्रंक था, उसका फ्रेंड भी ड्रंक था, और वो जो ड्राइवर बच्चा था, वो बोला कि क्या हो गया, नीचे आ गई, उड़ गई तो क्या हो गया। तो इसको हम शायद लापरवाही बोल सकते हैं कि पेरेंट्स की लापरवाही या पेरेंट्स का एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्यार हो सकता है। क्या, हाँ ये एक केस है। बट मेरा जो मैं पोस्टर कार वाला वो था, वो वाला केस बता रही हूँ। उसमें क्या किया था, बच्चों ने अपना पार्टी की थी, ड्रंक के रखे था, और 18 साल के भी नहीं थे वो, ठीक है, और उन्होंने 2 आदमियों को मार दिया, और ठीक है मार दिया, उनसे गलती हुई है, ठीक। बट यहाँ पे पेरेंट्स खुद अपने बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि उनको बच्चे खुद हेल्प मतलब कर रहे हैं कि बच्चे को जो एविडेंस है, कभी वहाँ पे पैसे दे रहे हैं कि ये एविडेंस ना लगाए, ये कहीं पे बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि अगर ठीक है गलती हो गई, किसी से भी हो जाती है, बट उस टाइम पे पेरेंट्स को इतना ओवर प्रोटेक्टिंग नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये कई बार ये गलती पेरेंट्स से भी हो जाती है। और जैसे आजकल की दुनिया में हम देखते हैं, टीवी, हमारा मीडिया, नए गाने आ रहे हैं, उसमें क्या होता है कि जैसे आजकल दिखा रहे हैं कि जो विलेन की इमेज वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई जाती हैं, भाई जिसको कहते हैं, ठीक है। तो बच्चे इन चीज़ों से ना बड़ा फैस्किनेट होते हैं कि शो ऑफ के लिए भी बहुत, कि हाँ भाई इसने ऐसे किया, इसने। तो इसमें बहुत बड़ा रोल एक हमारा सोशल मीडिया भी प्ले करता है कि भाई उसको तो एक ऐसा हम अच्छा इंसान दिखा रहे हैं। तो बच्चे भी कई बार, जैसे कई केसेस आते हैं मेरे पास, ठीक। एक केस आया था, तो उसमें बच्चे ने फायरिंग की थी, कट्टा कहीं से अरेंज कर लिया था, ठीक है, और उससे जब पूछा गया कि बेटा तूने क्यों फायरिंग की, तो दिल्ली की एक बहुत बड़ी गैंग है, ठीक है, तो उसने बोला कि मुझे उस गैंग में शामिल होना था, ठीक। तो उसका कोई पर्पस नहीं था वहाँ पे फायरिंग करने का कि मुझे किसी से बदला लेना है, कि सिर्फ गैंग में शामिल होने का। तो ये चीज़ें भी होती हैं जो बच्चों को फैस्किनेट करती हैं। और कई बार होता है कि बच्चे नशा करते हैं, अब नशे के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, या तो वो किसी की चोरी करेगा, फ़ोन लूटेगा, ठीक है, या किसी के चाकू मारेगा। अब और फिर अगर नशा कर लेते हैं तो उनको पता ही नहीं होता हम कर क्या रहे हैं। और आजकल एक चीज़ बड़ी हो रही है जो मैंने नोट की, कि सब जब पता चल गया कि भाई जुवेनाइल है, इनको ट्रीट कैसे किया जाएगा, ये है, तो बड़े बड़े जो गैंगस्टर हैं वो भी क्या करते हैं, बच्चों को इस चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं कि बेटा मैं तुझे इतने पैसे दे दूँगा, ठीक, और ये काम मेरे लिए कर दे, मैं तुम्हारी ज़मानत भी करा दूँगा, ये भी करा दूँगा, केस भी कंटेस्ट करा दूँगा। तो और अगर बच्चा वहाँ पे बात मानने के लिए तैयार हो रहा है किसी भी गैंगस्टर की, या कोई उसको बोल रहा है किसी का मर्डर कर दिया, ये चीज़ें चुरा के ले आ, तो वो क्या है, वो उस सोशल मीडिया से फैस्किनेट हो रहा है ना कि हाँ भाई वहाँ उसमें ये चीज़ दिखाई थी और वो अच्छी थी, उसको सब अच्छा बोल रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत बड़ा रोल करती हैं इस चीज़ में।
जी। मतलब ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स में ज़्यादातर मिर्ज़ापुर जैसी मूवीज़ आ रही हैं, जो गैंगस्टर से रिलेटेड मूवीज़ हैं। पुराने समय में चलो मूवीज़ दिखाई जाती थी, पर उसका एंड ओवर ये दिखाया जाता था कि वो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, जेल चले जाते हैं। मतलब उसका एक मोरल एजुकेशन उसकी लास्ट में मिलती थी कि कोई भी क्राइम करो, सज़ा मिलती है, कानून उसको देता है सज़ा। पर यहाँ पे जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पे जो परोसा जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, कहीं पे पोर्न साइट्स दिखाई पे जा रही है, पोर्न साइट्स पे अब वही बात है, वो बोल जा रहे हैं कि आजकल ये बहुत चल गया है। इसमें हम अपने जुवेनाइल केसेस को भी देख सकते हैं कि छोटे-छोटे बच्चों में इतने हार्मोन डेवलप हो जाते हैं उनको देख कर के, फिर वो उनको कोई कुछ नहीं मिलता है। अब वो जा कर के ना तो किसी लेडी को बोल सकते हैं कि हम सेक्स करना चाहते हैं। ऐसे में वो क्या करते हैं, वो फिर ढूँढते हैं, ऐसे शिकार ढूँढते हैं, वो ना चाह कर के भी ऐसे काम कर देते हैं। तो इसमें हम एक बहुत बड़ा फैक्ट मान सकते हैं कि भई सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी ये पेश कर रही है। पर इसका एक दूसरा पहलू हम ये भी देख सकते हैं कि पेरेंटिंग किधर जा रही है, कि उनको पता होना चाहिए आपका बच्चा क्या देख रहा है, क्या दिखा रहे हो आप उसको, कैसा दिखा रहे हो। तो ये कहीं न कहीं पे पेरेंटिंग पे फिर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। और आपने अच्छे से बताया हमें कि जुवेनाइल में इन चीज़ों को हम अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। तो मीनाक्षी मैम, जैसे कि अभी आपने बताया कि जुवेनाइल में ये क्राइम करके बच्चे निकल जाते हैं, उनकी काउंसलिंग होती है, उनको सुधारा जाता है। जैसे कि हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया तब आपने बताया कि बच्चा गीली मिट्टी की तरह होता है, उसको आप शेप देते हो फिर दोबारा से। तो मैं भी ये जानना चाहूँगी कि मान लो कोई बच्चा है जुवेनाइल में और उसके ऊपर मर्डर केस लगा हुआ है, पर क्या कभी ऐसा हुआ है कि वो निकल जाता है जुवेनाइल बोर्ड से बाहर और फिर से वो कोई और क्राइम करके दोबारा से जुवेनाइल में आ रहा है? मतलब ऐसा कोई एक ऐसा विक्टिम जो बार-बार में जुवेनाइल में आ रहा है, तो क्या उसका केस वहीं चलेगा या आगे रेफर कर दिया जाता है? देखिए, जो एक बार आ जाता है क्राइम में, अगर वो दोबारा से आता है, किसी हीनियस मैटर में आता है, ठीक, और बार-बार आ रहा है, तो आपने भी सुना होगा एक निर्भया कांड जो हुआ था। जी, बिल्कुल। ठीक, उसके बाद अपने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में एक अमेंडमेंट हुई थी, जिसमें ये बोला गया था कि कोई भी अगर जुवेनाइल 16 से 18 साल के बीच में होता है और किसी हीनियस मैटर में आता है, चाहे वो फर्स्ट टाइम आए चाहे सेकंड टाइम, ठीक है, कितनी भी बार अगर हीनियस मैटर में किसी में आता है, तो उसकी ना एक रिपोर्ट बनती है जिसको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी असेसमेंट रिपोर्ट। उसमें क्या होता है कि बच्चे की ना साइकोलॉजी पढ़ी जाती है, उसकी मेंटल जो कैपेसिटी होती है वो जज की जाती है कि क्या बच्चे की जो मेंटली इतना प्रिपेयर था कि उसको पता था वो क्या एक्ट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उसका और उसकी सारी एक जस्ट लाइक हिस्ट्री बनाई जाती है, ठीक, उसका बैकग्राउंड पता किया जाता, उसकी फिजिकली कैपेबिलिटी भी देखी जाती है कि वो कैपेबल था या नहीं था, उसको कॉन्सिक्वेंसेस पता थे या नहीं पता था। अगर किसी की पीए रिपोर्ट नेगेटिव आती है या फिर ये भी लगता है कि बच्चा जुवेनाइल से एक बार आ गया बट फिर से वो रेप में दूसरी बार आ रहा है, तीसरी बार है, या आपके मर्डर केस में फिर से 3 बार आ गया और ये सुधर नहीं रहा है, तो उसको हम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 एडल्ट मान के जो उसका जो केस है एडल्ट कोर्ट में चलेगा। फिर यहाँ पे बोर्ड में, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में उसका केस नहीं चलता है। मतलब कि वो रेफर कर दिया जाता हाँ है जी। सारी। वो और खासकर इनकी एज होनी चाहिए हमारी 16 से 18 के बीच में जो बच्चे हैं। अगर वो इस तरीके के घिनौने जो आप अपराध बोल सकते हैं इनको, जो घिनौने अपराधों में जो इंक्लूड होते हैं, तो उनको हम आगे रेफर कर देते हैं, वो आगे रेफर कर दिए जाते हैं। ओके मैम। तो मैम, जो ये जुवेनाइल जस्टिस है अपना, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है अपना, इसमें बच्चों के सुधार के लिए वेलफेयर भी किया जा रहा है, सारे काम किए जा रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। क्या कोई बच्चा इसमें वाकई में सुधरता है या नहीं सुधरता है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब एडवाइस सही मिलती है, ठीक, तो सुधर तो जाते ही हैं बच्चे। जैसे एक वो है ना कि रत्नाकर डाकू था एक, जिसको अगर सही सलाह दी तो वो वाल्मीकि बन गया। तो बच्चों को अगर सही सलाह मिलती है तो वो अपना सुधर जाते हैं। मेरे एक केस था, उसमें बच्चों को हमने प्रॉपर एडवाइस दी, वो एक केस में इन्वॉल्व हो गया था, ठीक, तो वो आज कराटे चैम्पियन है, कराटे में नेशनल खेल रहा है। और ऐसे एक केस और था जिसमें क्या हुआ था कि जो बच्चे का नाम इसलिए आ गया था कि
जहाँ पे लड़ाई हो रही थी, उसने देखा कि लड़ाई हो रही है और चाकू मार रहे हैं एक दूसरे को, वो वहाँ से भाग रहा था। तो उसको सिर्फ वो सीसीटीवी फुटेज में आ गया, उसका उसमें नाम आ गया और उसको वहाँ पे लेके आए। तो उस बच्चे की मैंने हेल्प की, उसको समझाया और आज वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, ग्रेजुएशन कर रहा है और कबड्डी टीम में है और उसका कैप्टन है। तो अगर सही राह मिले तो वो ज़रूर सुधर देगा। मीनाक्षी मैम, जो हमारा कानून है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है लोगों के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, ताकि उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उनका हनन ना हो पाए। तो क्या कभी इस कानून का फ़ायदा भी उठाया जाता है, जैसे अपने जुवेनाइल से ही रिलेटेड कोई केस हो आपके पास? देखिए, जब भी कोई एक्ट बनता है या उसमें अमेंडमेंट होती है तो वो किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए बनता है और उसके बेनिफिट के लिए बनता है। बट कई बार ये होता है कि उसका मिसयूज़ भी होता है। जैसे ये जे एक्ट बना, वो बना जुवेनाइल्स के लिए, जो बच्चे आ गए हैं किसी कारणवश किसी केस में आ गए हैं, तो उनको सुधारने के लिए। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनका मिसयूज़ भी कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही बताया था आपको कि कई गैंगस्टर होते हैं, ठीक, वो क्या करते हैं, बच्चों को ले लेते हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे या किसी को भी लेके, कि उनको केस में इन्वॉल्व कर देते हैं। किस लिए? क्योंकि यहाँ पे जो पता है कि भाई बच्चे को सज़ा कितनी होनी है, उसको बेल आउट कैसे कराना है और उसका प्रोसीजर क्या है। तो कई लोग इसको मिसयूज़ भी कर रहे हैं, बट मोस्टली जो है वो यूज़ ही हो रहा है कि जुवेनाइल्स को सुधारा जा रहा है। मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे जुवेनाइल में आपने बताया, अभी तक जुवेनाइल के आपने पूरे अच्छे से हमें एक्सप्लेनेशन दी कि किस तरीके से इसमें बच्चे फंसते हैं, कैसे आते हैं और कैसे आप उनको सुधार करके बाहर भी निकालते हो, और 16 से 18 साल के बच्चों को फिर उनको आगे रेफ़र कर दिया जाता है। इन सब के बारे में हमने अच्छे से जाना। पर क्या कभी जुवेनाइल जो बच्चे आते हैं, अभी आपने ये तो बता दिया कि उनको सुधारा जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है, पर क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि उनको पनिशमेंट भी जुवेनाइल में दी जाए, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में दी जाती हो, और अगर पनिशमेंट दी जाती है तो वो किस तरीके की पनिशमेंट वहाँ पे मिलती है? ज्योति जी, कहा जाता है कि होते नहीं सब फैसले सिक्के उछाल के, ये कच्ची उम्र के फैसले हैं जरा संभाल के। तो हमारा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भी वो ऐसे ही काम करता है कि कच्ची उम्र में जो गलतियां हो जाती हैं, ठीक, उनको कैसे टैकल करना। यहाँ पे पनिशमेंट का भी प्रावधान है कि इसमें जो है मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 3 साल तक की दी जा सकती है। बट वो मैक्सिमम पनिशमेंट भी कब? जब ज़्यादा ही हीनियस मैटर हो, कि बहुत ब्रूटली किसी को मारा हो या ब्रूटली किसी का रेप किया हो, जैसे निर्भया कांड वाले में उसको बहुत ब्रूटली मारा भी था और रेप भी किया था, और इसमें जिसका सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था वो जुवेनाइल का ही था। उसमें शायद जो इनर पार्ट में जो चीज़ें इंसर्ट करने का जो रोल था, सरिया इंसर्ट करके उसके पार्ट निकाल लिए थे, ताकि वहाँ से कुछ वो एविडेंस ना मिले, डिस्चार्ज होता है, हाँ, उसके सीमन के कुछ भी एविडेंस ना मिले। ये मैंने भी स्टडी में पढ़ा था। ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था वो एक जुवेनाइल का ही था। वहाँ पे उसको 3 साल की पनिशमेंट दी गई थी, ठीक है। और उसी के बाद जो मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 15 आया था, प्रीलिमिनरी असेसमेंट। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जैसे आपने बोला था कि जो 16 से 18 साल के बच्चे हैं उनको ऊपर भी, हर एक बच्चे को नहीं भेजा जाता। रेयर केसेस होते हैं जिन बच्चों को एज अ एडल्ट ट्रीट करके उनका एडल्ट कोर्ट में केस चलता है। एग्जाम्पल ये निर्भया कांड वाला नहीं, इसके बाद अमेंडमेंट आई थी, ओके, तो उस केस में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, मतलब इस केस के बाद ही वो इम्प्लीमेंट हुआ हमारा, हाँ जी, अमेंडमेंट किया गया, हाँ कि भाई अगर इस तरीके के बच्चे हैं तो उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जाए। ये इसके बाद हुआ, इसके बाद जब ये मुद्दा इतना उठा था कि ऐसे तो जुवेनाइल को कोई कुछ भी कर दे और उसके लिए तो वही बस आपने इतनी जो मैक्सिमम 3 साल की है या फिर उसको छोड़ देना, ये कर रखा है। उसके बाद जब ये इतना मुद्दा इतना सीरियस था, जब उठा, तब ये अमेंडमेंट आई थी कि जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस होंगे इस टाइप के, उसमें बच्चे
उसमें जो बच्चे को हम जुवेनाइल ना मान के उसको एज अ एडल्ट मान के उसका केस जो है एडल्ट कोर्ट में चलेगा, एडल्ट की तरह। तो वो एक पनिशमेंट, सबसे बड़ी पनिशमेंट तो खैर उसके लिए वही होगी कि उसको अडल्ट पे भेज दिया जाएगा। फिर इस तरीके फिर के उसका जो बाकी लोगों के लिए वही है, साइकोलॉजी के बिहाफ पे उनको सुधारा जाता है, उनको सही गलत की परख की जाती है। अगर किसी में जैसे कई बार ये होता कि मैं किसी केस में आया है और वो 3 महीने 2 महीने अगर ऑब्जर्वेशन होम में रहा है और लगता है, जैसे रिपोर्ट आती रहती है इनके, जब बेल आउट होने के बाद भी इनकी रिपोर्ट बनती है और लगता है कि बच्चे जो जुवेनाइल है अब कुछ काम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है या कुछ कोर्स कर रहा है, सीख रहा है, अपना काम कर रहा है, तो उसको अंडरगोन करके जो 2 महीने अंदर रहा, 3 महीने रहा, अंडरगोन पे करके उसको छोड़ दिया जाता है। या फिर जैसे कई बार जो कम्युनिटी सर्विस दी जाती है, जैसे किसी हॉस्पिटल में जाके सेवा करना, ट्रैफिक पुलिस के साथ सेवा करना, ये उनको सुधारने के लिए कि भाई तुम हॉस्पिटल में जाओगे, किसी दूसरे का दर्द देखोगे, तुम्हें पता चलेगा कि आप किसी को मार रहे हो, उसको कितना दर्द हो, उनसे मिलो आप जी। तो इस तरह की पनिशमेंट यहाँ पे दी जाती है। जी। तो मैम, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में आज बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिली। मैं आपसे चाहूँगी कि आपके वर्क एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आप हमें कुछ केसेस के बारे में बताएं, मतलब थोड़े अलग हो, जैसे कोई मर्डर का हो या किस तरीके से बच्चा उसमें फंस जाता है। तो बेसिकली मैं चाहती हूँ कि जो आपने केसेस टैकल किए हुए हैं तो उन केसेस के बारे में थोड़ा ब्रीफली हमें बताएं कि इस तरीके से वो बच्चा फंसा। तो कुछ केसेस के बारे में आप डिस्क्राइब कीजिए। देखिए ज्योति जी, केसेस तो ऐसे बहुत सारे हैं कि जिनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगी और बताना चाहूँगी, बट वो आपको भी पता है कि टाइम की थोड़ा सा शॉर्टेज है। एक बार मेरे पास एक केस आया था जिसमें क्या हुआ था कि बच्चा जो था उसके ऊपर चार्जेस क्या लगे थे, मर्डर के। और मर्डर किसके, अपने फादर का। उसमें क्या हुआ था, जो फादर था उसका, उसकी मदर को ड्रिंक करके डेली मारता था, डेली पिटाई करता था, गाली गलौज, और क्या नाम है, एक बार उसका हाथ भी तोड़ दिया। तो मदर ने क्या किया, परेशान होकर हस्बैंड को खाने में बेहोशी की दवाई मिला के दे दी। और जब बेहोशी की दवाई उसने दी और जब उसका हस्बैंड बेहोश हो गया तो उसने अपने हस्बैंड को मार दिया। तो और जब उसने मार दिया, सारी चीज़ें हो गई, तब उसने अपने बेटे को उठाया और उसने बोला कि ये जो उसके फादर की डेड बॉडी थी उसको कट्टे में ले जाके पार्क में छुपाने के लिए। इस वजह से वहाँ पे उस लड़के का नाम आ गया केस में। फिर पता चला, और उस लड़के की एक छोटी बहन भी थी। अब ऐसे में क्या, वो लड़की तो बेचारी बेसहारा हो गई क्योंकि और कोई था नहीं, ससुराल वाले वैसे उसकी हेल्प ना करें क्योंकि उसके तो लड़के को मारा है ना। फिर उसने क्या किया, ऐसे ऐसे उसमें जो लड़की थी उसको तो उसके मुँह से ले गई, और जो लड़का था उसकी हमने काउंसलिंग की, उसने सारी चीज़ें बताई कि हम पापा ऐसे ऐसे करता था, और उसका देखा जाए तो बेसिकली इसमें कोई रोल भी नहीं था। उसको हमने फिर काउंसलिंग की, बाहर जब आया उसको बेल आउट हुआ तो उसकी स्टडी में हेल्प की, एडमिशन के लिए हेल्प की, और आज वो बच्चा 12th क्लास में है। 10th में उसने बहुत अच्छे मार्क्स लिए, वो जब भी आता था, और अब भी मेरे से फ़ोन पे बात करता है, बताता है मैम मेरी इतने मार्क्स आए। 10th में उस बच्चे ने 86 अराउंड उसने स्कोर किया था, और अभी वो 12th में है। तो उसने बताता कि मैम मेरा जो सपना है, मैं ये चाहता हूँ कि अपनी बहन को पढ़ा लिखा के एक अच्छा वो करूँ, और वो कर भी रहा है। वो लड़का सुबह पढ़ने जाता है, दोपहर के टाइम पे थोड़ा काम करता है, अपनी एक छोटी सी दुकान लगाता है। और एक बार और एक ऐसा ही केस था। एक बार क्या हुआ, एक लड़का एक केस में आया, 12 साल का था वो। उससे पूछा गया कि उसने क्या किया था, एक चाकू मार दिया था अपने साइड वाले, और किस बात पर,
कि उससे पूछा गया, भाई तूने क्यों किया ऐसा बेटा? तो उसने बोला कि इसने मुझे गाली दी थी। अच्छा, तो गाली दी थी तो फिर? बोला मुझे गुस्सा इतना आया, मैंने उसको चाकू से मार दिया। और उसमें बच्चे का आप मेंटली जो लेवल देखिए कि किसी ने गाली दी, उसे गुस्सा इतना आया कि उसने उठाकर सीधा चाकू मार दिया। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे हम उनसे पूछते हैं, बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जिसमें बोलते हैं कि चाकू मार दिया, चाकू मार दिया। तो उनसे पूछा जाता है चाकू कहाँ से आया? तो बताते हैं कि हमने अमेज़न या फ्लिपकार्ट से मंगाया। तो पूछा जाता है पैसे कहाँ से आए इतने? तो बोलते हैं कि पैसे हमें जो पॉकेट मनी मिलती थी, उसमें हमने पैसे ले लिए थे, वो अपने सेविंग करके, और हमने वो चाकू मंगा लिया था। तो आजकल जो बच्चे होते हैं, जो हमारे आजकल की जो यंग जनरेशन है, उनको ना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पेरेंटिंग टिप्स की, या हमारा जो हम उनको सर्कमस्टांस ऐसा दे रहे हैं, सो अपना सराउंडिंग ऐसा दे रहे हैं उनको, उनकी देखभाल की कि बच्चे कर क्या रहे हैं। उनका प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए, प्रॉपर पेरेंट्स उनसे मिलके बात करें। तो मीनाक्षी मैम, जो अभी तक कई केसेस में आपने मर्डर्स का, गैंगस्टर्स का नाम लिया, तो मैं जानना चाहूँगी कि ये गैंगस्टर्स जब इन चीज़ों में आ जाते हैं, फँस जाते हैं, मतलब तो उनका रुतबा तो देखो, नो डाउट हमें भी पता है कि पुलिस भी कई बार पिछड़ जाती है कि कौन पंगे लेगा, कौन कैसे लेगा। तो क्या अभी कभी आपको डर नहीं लगा कि भई मर्डर हुआ है, किसी गैंगस्टर के नीचे जुवेनाइल का बच्चा था, तो गैंगस्टर मुझे कुछ जो है इफ़ेक्ट ना कर दे। तो इस तरीके से कभी आपको डर पैदा नहीं हुआ या डर नहीं लगा? और इनके अलावा बीइंग अ लेडी, आप वुमन हैं और प्लस में आप एक माँ भी हैं, किड्स हैं, तो किस-किस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है प्रोटेक्शन लेकर भी? क्योंकि आप कोर्ट जाते हैं, कई बार तो ये होता है कि केसेस जो है फ्री होते-होते आप लेट नाइट तक घर आती हैं, तो किस तरीके की जो चीज़ें हैं, अब वही बात है, हम एक नॉर्मली औरत के बिहाफ़ पे बोलेंगे कि कुछ गुंडे रात को भी घेर के खड़े हो सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, आप इनसे किस तरीके से सामना करती हैं और किस तरीके से सुरक्षा प्रदान करती हैं अपने आप को ही, और किस तरीके से आप इस समाज से लड़ रही हैं अभी तक ये चीज़ें? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि थ्रेट तो आपको भी आते होंगे, कहीं न कहीं से तो ज़रूर आते होंगे। तो आप प्लीज़ उनके बारे में ज़रा बताएँ। देखिए, अभी आपने चैलेंजेस की बात की, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चैलेंजेस तो हर एक की लाइफ में आते हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ, या आप अगर आप वर्किंग ना हो, बीइंग अ लेडी, और तो आपको डेली रूटीन में भी काफ़ी चैलेंजेस लाइफ में फेस करने पड़ जाते हैं, बट हम उनको टैकल कैसे करते हैं, मायने ये करता है कि आप उन चीज़ों को कितना, क्या चीज़ें जो आप इग्नोर मारते हो डेली की लाइफ में, या क्या चीज़ें किसको आप इम्पोर्टेंस देते हो, तो इन चीज़ों को टैकल करना आता है। और रही बात जैसे डर की, तो हाँ, कई बार ऐसा होता है कि किसी केस में, जैसे मैंने आपको बताया, कि इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, कि जो बड़े-बड़े गैंगस्टर होते हैं वो हायर कर लेते हैं। वो अभी मैं सोशल मीडिया पे नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट हाँ, कई बार थ्रेट भी मिलती है कि हमारा ये ऐसा, ये है, इसका इन्वॉल्वमेंट हो गया तो इसमें आप देख लेना, या इसको नहीं छुड़ाना। तो ऐसे थ्रेट मिलती हैं। तो उन चीज़ों को मैं यही कहूँगी कि थोड़ा-सा काम डाउन होके मैं समझती हूँ उस चीज़ को, और जो हमें फिर जो स्टेप लेने होते हैं, तो वो हम स्टेप लेते हैं। और या फिर कहते हैं कि वो जब आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, तो आपको थोड़ा-सा हिम्मत मिलती है उस चीज़ों में। तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करूँगी कि मुझे एक ऐसी फैमिली मिली जो मुझे सपोर्ट करती है। और मैं यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि मेरा भाई एक हमेशा एक बात कहता कि बेटा, जब आप गलत नहीं होते ना, तो आपको कहीं पे डरने की ज़रूरत नहीं होती। तो जब भी अगर कुछ मेरे सामने ऐसी सिचुएशन आती है, तो मैं यही चीज़ वो करती हूँ कि अगर मैं गलत नहीं हूँ,
तो मुझे डरने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये चीज़ें मुझे हौसला देती हैं। मेरे पास एक बार एक केस आया था, उसमें क्या हुआ था, एक लड़का था और 8 साल का वो लड़का था एंड उसको उसका जो इन्वॉल्वमेंट दिखाया गया था वो दिखाया गया था गैंग रेप में। एंड जो विक्टिम था उसका इतना ब्रूटली रेप किया गया था कि विक्टिम भी यहाँ पे छोटा बच्चा था। जो विक्टिम था आपका 13 साल का था, ठीक है। और उसका इतना ब्रूटली रेप किया गया था, उसको 3 स्टिचेस भी आए थे, 3 या 4 कुछ ऐसे स्टिचेस आए थे। तो इसमें यहाँ पे इसको पकड़ के ले आए और उसको बंद कर दिया। जब मैंने उस लड़के से पूछा कि बेटा आपका यहाँ पे क्यों आना हुआ, आपको क्यों पकड़ के लाए हैं, क्या आपको कुछ पता है? पहले तो उसने मुझे यही बोला कि हाँ मैंने किया है। मैंने पूछा क्या किया है? बोला मैंने उसके साथ गलत काम किया है। उसने अपनी लैंग्वेज में मुझे बता दिया कि उसने क्या किया है, ठीक है, ओके। देन फिर मैंने उससे फिर 1-2 उसकी काउंसलिंग हुई, ठीक। जब तीसरी बार वो मेरे से मिला देन उसने बोला मैम मैं आपको एक बात बताऊं। मैंने बोला हाँ बेटा बोलो। तो उसने बोला कि मैम मैंने नहीं किया। मैं बोली जब आपने नहीं किया बेटा फिर आपने मतलब पहले क्यों बोल रहे थे? तो उसने मुझे बताया कि मैम इसमें है ना बड़े बच्चे भी हैं, ठीक, और उन्होंने बोला था कि तू अपना नाम ले देना नहीं तो हम तुझे मारेंगे। वो बच्चा इतना डर गया था उसने नाम ले लिया था अपना कि हाँ मैंने किया है, ठीक। तो यहाँ पे जब मैंने उस बच्चे की बेल लगाई, मैंने उसकी बेल लगाई और उस टाइम जैसे एडल्ट का नाम तो उस टाइम आया नहीं था। मैंने जब अपने प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट को उस चीज़ के रिगार्डिंग बोला कि ये है, इसने नहीं किया है, मैंने उस बात को फोर्सफुली बोला। तो उन्होंने मुझसे बोला मैम क्या आप खुद इस बात से श्योर हैं कि इसने नहीं किया? तो मैंने उनको एक ही बात बोली कि सर मैं मतलब इस बात से श्योर हूँ कि मैंने नहीं किया, क्योंकि आप देखिए कि ये खुद 8 साल का है, जो विक्टिम है वो 13 साल का है, और जो इतना ब्रूटली इसमें दिखाया गया है, क्या 8 साल का एक लड़का ऐसा काम कुछ कर सकता है? कितना ब्रूटली किसी को रेप कर सकता है? और वो 13 साल का, ये 8 साल का। तो फिर उस केस में सारी चीज़ें जब सर्कमस्टांसेस आए और जब विक्टिम की दोबारा से विक्टिम की भी काउंसलिंग होती है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो विक्टिम होते हैं, रेप विक्टिम होते हैं, उनकी भी काउंसलिंग होती है। और जब उसको बुलाया, जब उसको पूछा गया कि क्या आप बेटा आप डरो मत और आपको यहाँ पे कोई कुछ नहीं कहेगा, तब उस विक्टिम ने भी बताया कि हाँ मेरे साथ ऐसा बड़े बच्चों ने किया था और उन बड़े बच्चों के कहने से मैंने इसका नाम लिया, ये जो जुवेनाइल मेरे पास आया था इसका नाम लिया। और जब जुवेनाइल का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो उन एडल्ट्स ने उस जुवेनाइल्स को भी डराया धमकाया कि तू जो तेरे ऊपर ये एलिगेशन लगाए तुम इसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट कर लेना। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी कि जो ठीक है किसी को फंसाया जाता है, किसी बच्चे को तो या कोई डरा रहा है, तो हम वहाँ पे डर के नहीं, अपने माँ बाप को उस बात को खुल के बताएं कि कोई है मुझे धमकी दे रहा है, कोई मुझे मारने की धमकी दे रहा है, कोई मेरे साथ गलत काम करने की धमकी दे रहा है। वो अपने पेरेंट्स को बताएं, अपने आप से खुद जजमेंट ना लें कि हाँ अगर मेरे साथ ये हुआ है तो मैं ऐसा कर दूँ या फिर मैं ये बात बोलूँगा तो मैं छूट जाऊँगा। तो हमें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। ज्योति जी यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे अपने जो व्यूवर्स हैं उनके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है, जी मैंने बताया कि मैं पहले ही आरसीसी लॉयर भी रही हूँ कि रेप क्राइसिस सेल में थी। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी थी, कई बार क्या होता था कि जो विक्टिम होती थी वो रेप के केसेस जब लगाती थी कि किसी के ऊपर एलिगेशन लगा दी, किसी ने मेरे साथ रेप किया है,
तो वो उसका पर्पस क्या होता था, मनी एक्सटॉर्शन, कि मैंने इसके ऊपर केस लगा दिया, अब ये डर के मुझे पैसे देगा। तो वो उसके ऊपर एलिगेशन लगाती थी, फेक एलिगेशन। एक तो जो हमारी जो कोर्ट डालसा है, दिल्ली स्टेट ऑफ लीगल सर्विस, वहाँ से उसको इंटरिम कंपनसेशन मिलता था कि हम हमारी जो गवर्नमेंट है उसने बना रखा है रूल कि अगर कोई भी रेप विक्टिम होती है उनको इंटरिम कंपनसेशन मिलता है जब भी कोई केस लॉन्च होता है। वो कंपनसेशन उनको इसलिए दिया जाता है, वो अपने जो उनके साथ गलत हुआ है उससे रिकवर कर सके। जैसे कि अगर कोई ट्रीटमेंट करवाना उसे, तो ट्रीटमेंट करा ले, या फिर काउंसलिंग करानी है, बाहर से काउंसलिंग करानी है, या फिर कुछ बीमारी हो गई है उसके, जैसे मेडिकल होता है तो उसमें आ जाती है, जैसे कई बार प्रेग्नेंट हो जाती हैं, ठीक है, तो उसके बाद अबॉर्शन कराते हैं और जो वीकनेस आती है, तो बेसिकली जो कंपनसेशन का पर्पज़ यही है कि उसको एजुकेशन में उसको हेल्प मिले, उसको मेडिकल में उसको हेल्प मिले, या फिर उस जो एक ट्रॉमा उसको मिला है किसी के बैड बिहेवियर की वजह से, उससे उबर सके। तो कई बार क्या होता है, इस चीज़ का मिसयूज़ करती थी वो, किसी लड़के को या फिर किसी को भी, किसी आदमी को झूठे केस में फंसा देती थी। तो ऐसे केस में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपको झूठे केस में फंसाया जा रहा है, तो आप बिल्कुल भी ना डरें। सबसे पहले आप एक अच्छे एडवोकेट से अपनी सारी सिचुएशन बताएं, ठीक, और इन चीज़ों को बड़े कामली हैंडल करें। तो मैम चलते चलते मैं चाहूँगी कि आप हमारे जुवेनाइल्स जस्टिस बोर्ड में जो बच्चे फंस जाते हैं, या फिर जो जनरेशन है, एज बीइंग एडवोकेट, आप एक अच्छी राय, एक अच्छा सजेशन जो बीइंग अ एडवोकेट आप देना चाहें तो व्यूवर्स को, और एक पेरेंट के लिए भी, एक पेरेंटिंग के लिए भी सबसे जो अच्छी एडवाइस है वो प्लीज़ आप हमें और हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को दीजिए। देखिए, यहाँ पे मैं एडवाइस दोनों को ही देना चाहूँगी कि जिनके बच्चे फंस जाते हैं और जिनके नहीं भी फंसते, बेसिकली जिनके बच्चे फंस जाते हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। कि कई बार ये होता है कि पेरेंट्स क्या करते हैं, जो किसी केस में किसी बच्चे का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो उसके साथ थोड़ा ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं करते, बार बार में उसको टोंटिंग करते हैं कि तुम हमारी बात नहीं मानता, बात मान लेता तो ये कर लेता, ऐसा नहीं होता, तुम्हारी वजह से हमने इतनी बेइज्जती सहन की है। कई बार हमारे बोर्ड में भी ये होता है, मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स वहीं पे मारने लग जाते हैं और बोलते कि तेरी वजह से हमारी इतनी बेइज्जती हो रही है, तू ये नहीं करता तो हमें ये दिन देखने नहीं पड़ते। तो ऐसा ना करके उनको थोड़ा सा मोरली सपोर्ट करें कि कोई बात नहीं बेटा, गलती हो जाती है, बट ये ध्यान रखना कि गलती होने के बाद उसको हमें सुधारना पड़ता है। इस तरीके से बच्चे को आप हेल्प कर सकते हैं। दूसरा, ये टिप्स सब पेरेंट्स के लिए है कि बच्चों के ऊपर ध्यान दें। हमें पता लगना चाहिए कि हमारा बच्चा सोशल मीडिया पे क्या देख रहा है, उसका फ्रेंड सर्कल क्या है, और हम बच्चे को, ठीक है, हम केयर करते हैं, उससे लाड प्यार करते हैं, बट इतना प्यार ना करें कि वो बिगड़ ही जाए। जैसे वो कहते हैं ना कि एक गाय जो होती है वो अपने बछड़े को इतना प्यार करती, इतना चाटती है, माँ जो गाय होती है वो अपना प्यार बछड़े को चाट के दिखाती, तो इतना चाटती है कि चाटते चाटते कई बार उस बछड़े को वहाँ पे घाव हो जाते हैं, निशान हो जाते हैं, ठीक है, जख्म हो जाते हैं। तो हम भी, ठीक है, बच्चों को प्यार करें, बट इतना ओवर प्रोटेक्टिव या इतना ओवर उसको ना करें कि बच्चा बिगड़ने लग जाए हमारा। और अगर किसी कारणवश अगर किसी का नाम आ जाता है किसी बच्चे का किसी केस में, तो एक अच्छे एडवोकेट की सलाह लें। और मेरा तो यही मानना है कि जो इस तरह के केसेस टैकल करते हों उनसे अच्छे से सलाह लें और उनकी बात पे विश्वास करें,
और अगर गलती हो गई है किसी से तो उसे सुधरने का पूरा मौका दिया जाए, ना कि हम उस गलती को कवर कर दें कि नहीं हमारे बच्चे से ये हुई नहीं है, और बल्कि हमें पता है कि इसने गलत किया है, तो ऐसा ना करें। तो थैंक यू सो मच मैम, आपका चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, और ख़ासकर पेरेंट्स को ये क्लियर हो गया कि किस तरीके से जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड काम करती है, क्योंकि ये अभी तक अनअवेयरनेस वाला केस है, और किस्सा भी बोल सकते हैं हम कि लोग इनके बारे में ज़्यादा जानते नहीं है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कैसे काम करता है, जेजेबी क्या काम करते हैं। बस हम इतना जानते थे कि भाई कोर्ट जाते हैं, केस हो जाता है और सजा हो जाती है, पर हमें ये नहीं पता कि किस तरीके की कोर्स होती है और 18 साल से नीचे के बच्चों के लिए कैसे काम किया जाता है। तो आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, और मैं अपने व्यूअर्स से चाहूँगी कि जो भी लोग जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में जो भी जानकारी चाहते हैं, जो इस तरीके की केसेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, या किसी का बच्चा इस केस में फंस गया है, या कोई और एडवोकेट हो या कोई और ऐसा लॉयर हो जो अच्छे से राय नहीं दे पा रहा है, तो आप मीनाक्षी मैम से कांटेक्ट कर सकते हो। इनका नंबर और इनकी आईडी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे, और स्क्रीन के नीचे भी इनका नंबर और इनकी आईडी हम शो करेंगे, ताकि आप अच्छे से उनसे कांटेक्ट कर पाएँ और अपनी जो परेशानियां हैं, जो डिटेल्स हैं, उनसे शेयर करके आप बेझिझक होकर के वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से ही। अभी कुछ एपिसोड हमारे मीनाक्षी मैम के साथ दोबारा से आ रहे हैं, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के आएगा, और मैं चाहूँगी कि आप उसमें भी बने रहें, और उनमें भी उन जैसे मुद्दों से भी अगर आपकी कोई जानकारी है या कमेंट है, तो इसी पॉडकास्ट में हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि हम उस वाले एपिसोड में, नेक्स्ट एपिसोड में इनसे वो क्वेश्चंस पूछ पाएँ। और इस तरीके की केसेस में फंसते हैं या आस पड़ोस में अपने इस तरीके के बच्चों को देखते हैं, जिनके साथ जो विक्टिम भी है और क्लाइंट भी है, जो क्रिमिनल भी हैं, जो इस तरीके के केसेस में फंस जाते हैं, तो उनके लिए अच्छे लॉयर की नीड होती है। उनको अच्छे से, जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हो, उन्हें केसेस करने का, उन्हें टैकल करने का अंदाज़ा हो, तो आप उन लॉयर से जुड़े और घबराए नहीं कि हमारा बच्चा छोटी चोरी में फंस गया है तो अब इसको बड़ा केस लग जाएगा, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं, हमारा कानून आपके मौलिक अधिकारों को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी सुविधाएं जो है प्रदान कर रहा है। तो आपसे मेरा निवेदन यही है कि आप इन अवेयरनेस को आगे बढ़ाएं, आप भी देखें और उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को भी समझाएं जो इन किस्सों में फंसे हुए हैं और किस तरीके के रास्ते वो अपना सकते हैं। मीनाक्षी मैम से हमने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल की। आप लोग से दोबारा मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में, एक नई कहानी या एक नए केस के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।